सो हेलो एवरीवन, वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज चल रहा है हमारा नया चैप्टर ऑफ वन शॉट, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसका वेटेज अगर आप एमएसटीसीटी में देखोगे तो 3 मार्क्स का है। इसके अंदर हम सारे फॉर्मूलास कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है ना। ये आपको पहले जनरल पता होना चाहिए। वेलोसिटी v से बता रहे हैं, एन जो है वो फ्रीक्वेंसी है एंड लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, आगे इसके बाद आप लोग स्नेल्स लॉ जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हो, क्या फॉर्मूला है इसका? इट सेज दैट sin i अपॉन sin r विल बी इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि μ2 बाय μ1, ठीक है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इक्वल्स टू velocity in first medium to second medium equals to wavelength in first medium to second medium। मतलब देखो, आप sin i अपॉन sin r के लिए velocity के रेशियो को डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि velocity के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है, एंड ये इनके बीच में भी इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो एक बार मैंने बता दिया, आप ध्यान में रखो। बहुत से क्वेश्चंस आप इसके बेसिस पे सॉल्व करते हो एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आईसी, है ना, साइन आईसी, वेयर आईसी इज क्रिटिकल एंगल, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको ही आप आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। इसके बाद ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कह रहा है? सेम एज दैट ऑफ कि आप लोगों का जो म्यू होता है ये tan IP होता है। क्या होता है? tan IP, मतलब पोलराइजिंग एंगल, है ना, पोलराइजिंग एंगल IP, एंड tan के अंदर इधर इसको इधर लेकर आओगे तो tan इनवर्स ऑफ क्या मिल जाएगा आपको? tan इनवर्स ऑफ म्यू इक्वल्स टू IP, ठीक है। ओके, नाउ ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सब जनरल फॉर्मूलास थे। इसके बाद आता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट, जो आपको एमएसटीसीटी में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो एम्पलीट्यूड दिए हुए A1 A2, ठीक है, I1 I2 एंड W1 by W2, मतलब इंटेंसिटी या विड्थ, Amax by Amin उसके बाद एंड Imax by Amin। एग्जाम में क्या होता है, आपको A1 A2 देके रखते हैं और बोलते हैं कि Imax by Amin निकालो। तो आप क्या करोगे? देखो, A1 by A2 से आप I1 by A2 कैसे निकाल सकते हो? A1 by A2 का स्क्वायर करके, ठीक है, मतलब आपका ये निकल जाएगा। अगर आपको बोला गया कि A1 by A2 दिया है और Amax by Amin निकालने को, तो आप क्या करोगे? इन दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये कर दो, तो आपको Amax by Amin मिल जाएगा। और अगर आपको Imax by Amin मिला है तो इसका ही स्क्वायर कर दोगे, मतलब इनका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में A1 by A2 ये दो चीजें दी हुई है इतनी, और आपको बोला गया है Imax by Amin का रेशियो बताओ। Imax by Amin का रेशियो क्या होगा? सो आप सिंपली क्या करो, पहली बात तो आप स्टार्ट करो A1 by A2, है ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? Amax by Amin निकालना पड़ेगा। ये निकल गया तो इसका स्क्वायर किया कि ये मिल जाएगा, मतलब हमें ये वाली स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं। Imax by I1 by I2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप इज Amax by Amin निकालो इधर से, Amax by Amin, और वो कितना आएगा? इट इज नथिंग बट A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, 2 + 1 2 - 1, दैट इज 3/1, राइट। अगर आप देखोगे Imax by Amin तो इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो Imax by Amin मतलब Amax by Amin का स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? इट कम्स आउट टू बी 3/1 का स्क्वायर, दैट इज 9/1। वेरी सिंपल, आसानी से निकल गया कि नहीं? यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम से मिल सकते हैं, और आप इन कंसेप्ट को सीख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको करो। अगर इनका उल्टा भी पूछा तो आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके पीछे जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन शॉट वीडियो लेक्चर के बाद बना के रखा हुआ है, उसको ध्यान से देखना। उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये सिखाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशन होता है वो क्या है? पहले तो पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों वो होता है आपको n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा, ठीक है। ये आपका पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। एंड फेज डिफरेंस क्या कह रहा है यहाँ पर? फेज डिफरेंस के अंदर आप लोग देखोगे, इट सेज दैट कि फेज डिफरेंस आप लोगों का PD, ठीक है, इज इक्वल टू 2πn होता है। कितना होता है? 2πn, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न का पार्ट डिफरेंस कितना होगा? पार्ट डिफरेंस अगर देखा जाए डिस्ट्रक्टिव का तो n - 1/2 इंटू लैम्डा होता है ना। और फेज डिफरेंस अगर आपको कोई पूछेगा इसके अंदर तो वो होता है आपका 2n - 1 इंटू पाई, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। यहां पे आप लोगों का पूरा ऑड फेज डिफरेंस दिखेगा, दैट इज पाई, 3π, 5π, XYZ, ऐसे
है ना, सारे ऑड दिखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे कंटिन्यू आप लोगों को क्या मिलेंगे, सारे इवन फेज डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। तो ये भी याद रखना कि कंस्ट्रक्टिव के अंदर आपको इवन के पूरे फेज डिफरेंस दिखते हैं, डिस्ट्रक्टिव के अंदर आपको ऑड के पूरे फेज डिफरेंस दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो कंसेप्ट है वो YDAC एक्सपेरिमेंट, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इधर आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट जो करता है वो x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d रहता है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आप लोगों का n नंबर्स आ गए तो n इक्वल्स x इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात आप याद रखो। n यहाँ पे लैम्डा क्या है, आप लोगों का वेवलेंथ है। ठीक है, कैपिटल D थोड़ा ध्यान से समझना, एक आपके पास सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है सपोज करो, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों का सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से जाने वाला है। ठीक है, ऐसा, तो ये डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका स्लिट है, ये क्या है आपका स्लिट है, और ये आपका क्या है, सोर्स है। तो सोर्स और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम जो बोलते हैं वो कैपिटल D रहता है। ये क्या है, कैपिटल D, सोर्स एंड स्लिट के बीच का डिस्टेंस। और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, दो सोर्सेस का, इन दोनों में से लाइट जाने वाली है ना, तो इन दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉल d होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल d। n क्या है आप लोगों को बता के रखेंगे वहां पे कि आप लोगों के नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं, ये सब चीजें जब बताएंगे तो n को आपको देखना पड़ेगा, और वहां पे जितना भी बोला होगा 10 फ्रिंजेस, 11 बैंड्स, 12 बैंड्स, जो भी बोला होगा वो वहां पे रखना होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट सिखाया जाएगा, ध्यान में रखना इसको। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज, अब यहां पर आप लोग फिर से सीईटी के लिए देख सकते हो, फ्रिंज विड्थ से सवाल आपको एग्जाम से मिलते हैं। क्या रहता है, देखो सेंट्रल ब्राइट बैंड है और सेंट्रल ब्राइट बैंड से 13 नंबर पे ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है, तो इनका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस जो होने वाला है बच्चों वो 13x होगा। x मतलब आपका फ्रिंज है। ठीक है, फ्रिंज, तो आप लोगों को सपोज फ्रिंज की वैल्यू 1 मिलीमीटर दी है, तो 13 मिलीमीटर आपका आंसर आएगा। देखो सेम साइड पे ब्राइट बैंड है तो 13th नंबर पे आ रहा है। इसी कंसेप्ट को यहां पर समझो, ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में आप लोगों को। डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से 4th डार्क बैंड पे है, क्या है, डार्क बैंड पर है। डार्क बैंड पे मतलब आपका डिस्टेंस जो होगा वो जितने नंबर पे उसमें का आधा करो, तो 4 का आधा कम किया तो 3.5 हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस 3.5x पर है। ठीक है, x की वैल्यू जो भी दी होगी वहां पे रखकर उसको सॉल्व कर लेना। अगला, सेंट्रल ब्राइट बैंड की सेम साइड पर ही 4th ब्राइट बैंड और 3rd डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, देखो 4th ब्राइट बैंड मतलब 4x माइनस 3rd ब्राइट डार्क बैंड मतलब 2.5x, आधा होगा ना, इसका आधा कम हो जाएगा, तो 3 में से आधा कम हुआ मतलब 2.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से आप देखोगे तो ये 1.5x आ रहा है, राइट। आखिरी, इसके बाद सेंट्रल ब्राइट बैंड से 5th ब्राइट बैंड, अब दोनों अपोजिट साइड में, तो डिस्टेंस कितना होगा, 5th ब्राइट बैंड मतलब 5x, अपोजिट साइड में मतलब एडिशन होगा कि ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये 3rd डार्क बैंड पे मतलब 2.5x, तो ये आ जाएगा आपका 7.5x। सो इस तरह से आप लोग ब्राइट बैंड, डार्क बैंड की फ्रिंज विड्थ के अगर क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हो, एंड विद इन 5 to 10 सेकंड ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस अगर मैक्सिमा मिनिमा के देखेंगे तो पहले आप कंडीशन मैक्सिमा का देखो। मैक्सिमा का कंडीशन क्या बोल रहा रहता है, इट सेज दैट कि आप लोगों का पार्ट डिफरेंस जो है वो होता है n, पार्ट डिफरेंस जो होता है वो a sin थीटा है। ठीक है, a sin थीटा है। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस आप लोगों को पता है n लैम्डा होता है मैक्सिमा में, तो a sin थीटा ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये sin थीटा बहुत छोटा है, दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। रीजन वेरी स्मॉल अगर हुआ तो, वेरी स्मॉल का मतलब अगर थीटा की वैल्यू जो है ना, थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन कितनी है, 30 डिग्री से है, लेस देन 30 है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर n लैम्डा इक्वल टू a थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a थीटा। तो ये आप नोट कर लो, अच्छी तरह से समझ लो, ये हो गया आपके मैक्सिमा का कंडीशन। अब इसके बाद आता है आपका मिनिमा का कंडीशन। मिनिमा के कंडीशंस में क्या होता है, मिनिमा में ये बोल रहे हैं आप लोगों को कि पार्ट डिफरेंस जो है वो आप लोगों का इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इंटू आप लोगों का लैम्डा रहेगा। ठीक है, n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा होगा। देयरफॉर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आपको एक्चुअली a sin थीटा पता है, आप इधर रखोगे पार्ट डिफरेंस की जगह पर n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा। तो ये हो गया आप लोगों का मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट जो आप लोगों को एग्जाम में याद रखना है। अगर आपका थीटा एंगल लेस देन 30 है तो आप सिर्फ यही फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन थीटा अगर आप लोगों का 30 से ज्यादा है तो आप n लैम्डा इक्वल्स टू a sin थीटा, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो आप निकाल लोगे। ठीक है,
ओके ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो इसके बाद आपका ये ए जो है ये विड्थ है, ठीक है। एन आप लोगों को पहले से ही पता है, वो दिया हुआ रहेगा कितने फ्रिंज पे है, लैम्डा वेवलेंथ है एंड थीटा इज द एंगल। ओके, रिजॉल्विंग पावर का ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसके फॉर्मूले आप ध्यान में रखो। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा, वेयर म्यू जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। उसका ही उल्टा होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, येलो आर हम इसे कहते हैं। और माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का इनवर्स मतलब क्या, रेसिप्रोकल जो होगा वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा। तो देख लो आप, इस फॉर्मूले का बराबर उल्टा है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत बार रहता है कि रिजॉल्विंग पावर को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाना होगा, है ना, और जितना भी वेवलेंथ हो सकता है उतना कम करो तो आपका रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, और ये तरह के आपके फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो आप ये आराम से सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला D = 1.22 लैम्डा होता है, और आप लोगों को यहीं पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी पूछेंगे जो कि इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना। इसके बाद लास्ट कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है। तो पहला आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा, सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सोर्स नैरो और इंटेंस होना चाहिए, कांस्टेंट सोर्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, इसको हम सोर्स बोल रहे हैं, इसको हम स्लिट बोल रहे हैं, ये ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, है ना। और सोर्सेस के बीच में जितना डिस्टेंस हो सकता है इन दो सोर्सेस के बीच में उतना कम होगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना कि ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, ये जितना कम होगा उतना अच्छा, राइट। अच्छा, इस तरह से हम लोगों का पूरा जो इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स थे और फॉर्मूलेस थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छी तरह से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।